बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो वही ख़बर है जिसका मैंने सुबह व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ प्रॉमिस किया था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में सबसे बड़ी मुदाखलत का मामला क्या है, वाक़या क्या है, उसकी तफ़सीलात क्या हैं। एक तो वो डिटेल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा हुकूमती मिनिस्टर का इस्तीफ़ा, इस पर भी हम बात करेंगे। और एक जो बाबर सत्तार साहब वाला ख़त है, उस ख़त से जुड़ी एक और अहम ख़बर है। एक बड़ा अहम सवाल है जिससे मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहा हूँ। तो जांज़ेब अब्बासी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमारे प्रोग्राम में आप मौजूद हैं। वैसे तो मेरा प्लान था, जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, कि सोलो प्रोग्राम करूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर हेल्थी एनालिसिस करना है जो ख़बरें हैं, तो फिर आपका साथ प्रोग्राम में होना ज़रूरी है। जांज़ेब अब्बासी साहब, ये बताएँ, आर्टिकल 204 तो आपने पढ़ रखा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, कॉन्स्टिट्यूशन का अख्तियार है, और जो कानून है तौहीन अदालत का, वो भी आपने पढ़ रखा होगा। ये तौहीन अदालत का कानून तो ये कहता है कि जिस शख्स ने भी कोर्ट की तौहीन की है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यही कहता है ना, डायरेक्टली आप उसके खिलाफ कार्रवाई करके आप उसका जवाब मांगेंगे, उसको शोकाज नोटिस जारी करेंगे, उसको बुलाएंगे और वो आएगा हर समात में। अगर नहीं आएगा तो इस्तिस्ना मांगेगा, तो फिर उसको इस्तिस्ना मिल सकेगा। लेकिन ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात हुई है कल की, बाबर सत्तार साहब के लेटर पे जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने समात की है, इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? किसी को नोटिस नहीं किया गया कंटेम्प्ट का। कंटेम्प्ट की कार्रवाई तो किसी शख्स के खिलाफ होती है ना, पर्टिकुलर शख्स। आप मेरा सवाल समझ गए हैं? ये तो पहली मरतबा हुआ है कि आप किसी शख्स को तौहीन अदालत में उसका ट्रायल करने की बजाय आप पहले तहकीकात करना चाहते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन करा के लोगों को पॉइंट आउट करना चाहते हैं। कभी इस किस्म का आपने केस देखा है पहले तौहीन अदालत का? देखें, ये बहुत अहम सवाल है और बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले पे ख़ुद तहकीक करने जा रही है, और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ख़ुद तहकीक करे या किसी से करवाएगी तो उसके लिए इख्तियार समात, क्या जो अदालती दायरा इख्तियार है वो क्या इस्तेमाल किया जाएगा, कौन सी पावर इस्तेमाल की जाएगी। और फिर जो एक सवाल मेरे, क्या कंटेम्प्ट में इन्वेस्टिगेशन हो सकती है? आप कंटेम्नर की निशानदेही करने के लिए एक ये सवाल है। दूसरा, इसमें एक सवाल इस कोर्ट प्रोसीडिंग में ये भी उठना है कि अब जैसे बाबर सत्तार साहब का मामला है, नो डाउट जो उनके पर्सनल फैमिली के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी तशहीर हुई, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ, फिर उन्होंने उस पर रिप्लाई भी दिया। तो उस मामले के ऊपर क्या एक जज के अहले खाना के इस तरह के डॉक्यूमेंट्स लीक करना ये कंटेम्प्ट है? क्या वो तौहीन के तारीफ़ में आता है? ये वो सवाल है जिसके ऊपर जो है मेरे ख़्याल में आगे चल के बहुत अहम डिस्कशन होने वाली है। आपको याद होगा कि मुख्तलिफ़ केसेस हाई कोर्ट्स में भी चलते रहे हैं। जैसे इमरान खान ने धमकाया था ज़ेबा चौधरी साहिबा को एक पब्लिक जलसे में, लेकिन उसमें तो जब कंटेम्प्ट की कार्रवाई जांज़ेब अब्बासी साहब इनिशिएट की गई तो खान साहब को नोटिस किया गया। आप बताएं आगे कि आपने जज साहब को कैसे धमकी दी? नहीं, मैं यहाँ पे बाबर सत्तार साहब का जो लेटर है उसमें एक ऑफिशियल की निशानदेही की गई है कि किसी टॉप ऑफिशियल ने, इंटेलिजेंस एजेंसी से उनका ताल्लुक है, उन्होंने बाबर सत्तार साहब को कहा कि आप बैक ऑफ कर जाएँ, जो ऑडियो लीक मुकदमे की आप समात कर रहे हैं। अब कल की समात में उस टॉप जो शख्सियत हैं उसको नोटिस भी नहीं है, और जिनके ऊपर इदारों पे इल्ज़ाम लगाते हैं उन्हीं से ही वो तहकीकात करवा रहे हैं। यानी जो डीजी पासपोर्ट हैं वो ये रिपोर्ट पेश करें कि जो ट्रैवल हिस्ट्री है जज साहब की वो कैसे लीक हुई, किसने लीक की, और फिर एफबीआर से रिपोर्ट मांगी गई कि एहसासों की डिटेल आपके पास थी, वो भी आप बताएं कि कैसे लीक हुई। तो ये कैसी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग है? मेरा तो सवाल ये है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। और सबसे अहम बात फिर इसमें यह भी आएगी कि आपने जिस इंतहाई टॉप ऑफिशियल की बात की है कि ये कोई बहुत टॉप ऑफिशियल है जिसने मुझसे रब्ता किया है, जज साहब ने उनका नाम नहीं लिखा, तो वो ये भी नहीं हुआ कि उनके ख़िलाफ़ कोई प्रोसीडिंग का आगाज़ किया गया हो, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट नाम आना चाहिए था ना कल की प्रोसीडिंग में। ना सिर्फ उनका नाम आना चाहिए था, बल्कि मेरे ख्याल में जो पूरा लेटर है वो भी पब्लिक हो जाना चाहिए अब, और उस लेटर में भी ताकि हमें क्लियर हो कि ये एग्जैक्टली कौन साहब हैं जिन्होंने इनको धमकाया, क्या लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, क्या कहा गया। और फिर उसके बाद ना सिर्फ उनका नाम लिखा जाना चाहिए था, बल्कि इस दावे को या जो बात जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने की है उसकी नफ़ी की है वफाकी वज़ीर कानून ने भी और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने भी,
और इवन अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने भी उसी मौक़िफ़ को दोहराया है कि ना ही हुकूमत ना उसका कोई इदारा अदालती अमूर में मुदाखलत कर रहा है ना कर सकता है, बल्कि ये वही मौक़िफ़ है जिसकी कंटिन्यूएशन हमने देखी जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायद ईसा साहब ने एक इंतज़ामी सतह पे फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर फिर उसके बाद ये फ़ैसला किया कि हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मीटिंग करेंगे। तो उसके बाद भी जो एक एलामिया जारी हुआ था उसमें भी एग्जैक्टली यही कहा गया था कि हुकूमत जो है वो अदलिया की आज़ादी के ऊपर यकीन रखती है। तो अब ये मामला मज़ीद यूँ लगता है कि जैसे फैक्चुअली जो है वो मज़ीद प्रोब का होता जा रहा नहीं, है। आपने जो बात की उससे एक और सवाल जो जन्म लेता है, बाबर सत्तार साहब का लेटर कोई जुडिशल ऑर्डर नहीं, कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं, और वो मुकम्मल भी नहीं है अभी, और वो नामुकम्मल है, पूरा जारी भी नहीं हुआ। अब बाबर सत्तार साहब ने जो लेटर में बात की, उस बात को अटॉर्नी जनरल ने और मिनिस्टर ने निगेट कर दिया। अब मामला कानूनी तौर पे ऐसी पोजीशन में आ गया जहां पर जो हकाइक हैं वो तस्लीम शुदा नहीं है, डिस्प्यूट हो गया। ये फिर एक तरफ से आप यूँ समझें कि बाबर सत्तार साहब का दावा है, उनको किसी ने अप्रोच किया, दूसरी तरफ से हुकूमती मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन हालात में इंक्वायरी कौन करेगा कि सच क्या है, हकीकत क्या है? और जब इंक्वायरी होगी तो बाबर सत्तार साहब खुद आएंगे या वो जो इंक्वायरी करने वाले हैं वो उठ के जज साहब के चैम्बर में जाएंगे पूछने के लिए, या यही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग बेंच कर रहा है यही इन कैमरा प्रोसीडिंग कर देगा, जज साहब के चैम्बर में जाएगा या जज साहब को अपने चैम्बर में बुलाएगा? तो यही अगर इन कैमरा प्रोसीडिंग होनी है तो नहीं, मेरा तो सवाल है। हाँ जी जी, मैं कैसे होगा? मैं भी उस सवाल के ऊपर एक सवाल कर रहा हूँ ना कि अगर ये प्रोसीडिंग इन कैमरा होनी है तो फिर वो अटॉर्नी जनरल साहब ने जो कहा है कि हमने ये ज़रूर कहा है कि ये मामला कौमी सलामती से मुताल्लिक है तो आप इसको अच्छा, कौमी सलामती ने उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि रियासत के कुछ हसास मामलात होते हैं। जी जी, आप कुछ मामला जानना चाहते हैं लेकिन जब आप ओपन कोर्ट में बात करेंगे तो वो सारी चीज़ें खुलेंगी अदालत में जो हसास नोयत की हैं। वो शायद गालिबन ये चाहते होंगे कि आप उतना पोर्शन इन कैमरा करके सुन लें, क्योंकि उसमें पूरा उतने पोर्शन को बताने के लिए आपको सारा मैकेनिज्म बताना पड़ेगा, पूरी कहानी उस सिस्टम की मैकेनिज्म की आपको खोलनी पड़ेगी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और इस मामले के ऊपर नहीं, जब हकायक डिस्प्यूट हो गए तो कौन अब इसकी डिटर्मिनेशन करेगा? बाबर सत्तार साहब कुछ कह रहे हैं, हुकूमती मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं। अब इसका जो तरीका है वो एक तो हमने एक प्रेसिडेंट देखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हवाले से एक ख़त जो गुमनाम था जिसके बारे में ये नहीं पता लगा कि वो ख़त लिखा किसने है, और फिर बाबर सत्तार साहब के हवाले से जो कैंपेन चलाई गई, तो इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इदारा जारी सतह के ऊपर ये तय किया कि हम इसको तय करेंगे, और फिर तय ये हुआ कि इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जाएगा। तो एक मेकनिज़म तो ये हो सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस इस नए ख़त के ऊपर एक मीटिंग करें और उस मीटिंग के बाद ये तरीका तय करें कि हमने अगर इस केस को प्रोसीड करना है, चलाना है, तो आगे कैसे चलाना है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो प्रोसीडिंग चल रही हैं वहाँ पे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने ये पूछा था कि आप हमें बताएं कि इस मामले के ऊपर जुडिशरी का रिस्पांस क्या होना चाहिए। तो उस पर आपको याद है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो आपके पास इख्तियार है, आप चला सकते हैं। लेकिन और वो एग्जैक्टली नहीं जहाँ से भाई वहाँ पर तो वो ये कहा गया था, आप अपनी बात ये याद रखिएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, पास बात बंदा भूल जाता है। जी जी, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे थे कि जिसने आपसे रिजू किया, मदाखलत की, उसके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई करें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो मैं जो कह रहा था कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जानिब से जो जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा हुआ है ना, उस पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट से हिदायत लेंगे तो ऐसा तासुर जाएगा कि जैसे हमारी जो हाई कोर्ट्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट के मातहत हैं, इसलिए आपको आइन ने एक आज़ाद हैसियत दी है, आप सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मातहत अदलिया जो है उन पे सुपरविज़न हाई कोर्ट करती है, तो यहाँ पे हाई कोर्ट आज़ाद है, सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है, तो बजाय आप सुप्रीम कोर्ट से पूछने के खुद आप प्रोसीड करें। तो ये ऑब्जर्वेशंस, फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट का वो जवाब, तो उसके बाद एक प्रेसिडेंट तो बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बना दिया ना जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हवाले से और बाबर सत्तार के साहब के हवाले से एक असूल तय कर दिया कि यार ये
जो है ना वो तौहीन हुई है, कुछ देर के लिए कह लेते हैं जी कि ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ये तौहीन हुई लेकिन है। बात तो वहीं पे आगे तो फिर- किसने की है? तो फिर अब जब ये आप प्रोसीड आगे तौहीन की चलेगी। बात नहीं नहीं, वो आप एक नई जूरिस्प्रूडेंस सेट करने जा रहे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो भाई आपको तौहीन अदालत का नोटिस होगा, ये मेरे दोस्त को होगा या मुझे होगा, मैंने की है। लेकिन आप कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग आपने इनिशिएट कर दी, आपको मालूम ही नहीं कंटेम्प्ट किसने की है। मेरे ख्याल में जो ये इदारों को नोटिस हुए हैं ना, उनसे शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई रिपोर्ट्स मंगवाए कि हमें ये अकाउंट्स के बारे में ज़रा आप बताएं, और फिर उसके बाद कोर्ट ये तय करेगी कि हमने इस प्रोसीडिंग को रेगुलेट कैसे करना है। तो एक सवाल जो अगर किसी फ़र्ज़ करें किसी सहाफ़ी को या किसी और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को कहीं पे भी कोई नोटिस जारी होते हैं, कुछ देर के लिए हम सोच लेते हैं, तो जब वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस जारी होंगे तो फिर ये क्वेश्चन भी इस कोर्ट प्रोसीडिंग में डिस्कस हो सकता है कि जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे किया गया, क्या ये कंटेम्प्ट है या उनको डिफेम करने की कोशिश की गई है। तो अगर उनको डिफेम करने की कोशिश की गई है तो उसके लिए तो फोरम डेफर्मेशन का है, वो मामला तो फिर अलग है। तो ये वो बहरहाल सारी चीज़ें हैं जो अब जुडिशरी जो है वो इस तमाम चीज़ों को तय करने आपने एक और एंगल निकाला कि ये डेफर्मेशन का है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है हाँ। ये क्वेश्चन भी आ जाए। ये बिल्कुल चलें, एक सवाल आ जाएगा, लेकिन मेरा सवाल अभी तक वही है कि मैंने आज तक अपनी पूरी कोर्ट रिपोर्टिंग के कैरियर में आज तक नहीं देखा कि आप किसी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग करने के लिए जाएं और आपको पता ना हो कि कंटेम्प्ट किसने की है। बिल्कुल, आप पहले प्रोब करें, आप पहले पता चलाएं, फिर आप कंटेम्प्ट की कार्रवाई करें। अब देखें इसकी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की मिसालें मौजूद हैं, जैसे निहाल हाशमी साहब के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चली। हाँ, निहाल हाशमी साहब जी उन्होंने खुद बयान दिया था। हाँ जी, ठीक है। तलाल चौधरी साहब उन्होंने खुद बयान दिया था। दानियाल अजीज उन्होंने खुद बयान दिया था। ये उसने हुक्मतोली की थी। जी। तो ये भी असूल तय है कि जो कंटेम्प्ट होती है ये बिटवीन कंटेम्नर और जो जिस अदालत की तौहीन हुई होती है, जिसने की, हाँ। और उसके अलावा जिसके साथ हुई तौहीन, यानी कोर्ट और जिस शख्स ने मलाइन किया, हाँ जी, जिसने तज़हीक की, उसके माबैन होता है। अभी तक तो सिर्फ कोर्ट फिर सिंगल खड़ी ना, आपने बात को आसान कर दिया। हमारा प्रोग्राम भी लंबा हो रहा है, आपने आसान कर दिया। ये इस बात की निशानदेही हो गई कि तौहीन अदालत की हुई है। हाँ। लेकिन वो तौहीन की किसने और कैसे की गई, ये अभी मेरे ख्याल में डिटरमिन होना है। तो ये अपनी नौयत का मुनफरद केस है ना, यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि आज तक हमने जो प्रोसीडिंग की है उसमें तो हमने शख्स देखा कि इस शख्स ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है इस अदालत की। अभी प्रोसीडिंग शुरू हो गई है, ये नहीं पता कि किसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है। तो ये मेरे ख्याल में कोर्ट आगे रेगुलेट करेगी इस इशू चलें, लेकिन ये मैं इन्वेस्टिगेशन के जरिए लोगों को पॉइंट आउट करता या कंटेम्प्टर को पॉइंट आउट करने की पहली मर्तबा मैंने प्रेसिडेंट देखी, मैं ये बात कर रहा हूँ। सही। अब दूसरी जो बात है ये अदालती मुदाखलत की, बाबर सत्तार साहब का जो लेटर, वैसे एक और बात भी है अपना, मैंने हाई कोर्ट के कुछ रिपोर्टरों से पूछा, वो कह रहे हैं कि नया लेटर नहीं है, बाबर सत्तार साहब का पुराना ही लेटर है, उसका एक पोर्शन सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। लेकिन जैसे कि उन्होंने कहा कि ये मुझे किसी ने रब्ता किया और फिर अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ आ गया कि हमने तो बराह रास्त रब्ता किया था, उनसे कहा था, अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने कहा, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने कहा था कि आप इसको इन कैमरा कर लें, आप इसको ओपन न करें, हसास मामलात हैं। अगर इस तरीके से अटॉर्नी जनरल का रब्ता करना या ईजी ऑफिस का रब्ता करना, ये अगर इसमें आता है कि आपको अप्रोच करके अदालती मुदाखलत की गई है, तो वो आपको याद होगा कि 14 मई वाला पंजाब में इलेक्शन का फैसला, वो जो खान साहब ने दोनों असम्बलियाँ तोड़ दी थी, किसी के कहने पे, चलें जिसके कहने पे भी तोड़ी, दोनों असम्बलियाँ तोड़ दी। वो 14 मई वाला फैसला भी आ गया, 14 मई वाला फैसला भी आ गया। अब उस फैसले पे अमल दरामद होना था, फैसला दिया जा चुका है और रिपोर्टें भी आ रही हैं। इस दौरान एक खबर रिपोर्ट होती है कि सिक्योरिटी खदशात हैं। नहीं, हम उसको उसी एंगल से लेके जाते हैं कि अचानक जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी मुलाकात हुई है DGISI के साथ, उनकी मुलाकात हुई है DGMO के साथ, गलबन DGMI भी थे अगर मैं गलत नहीं हूँ, और भी ऑफिशियल थे, और उसमें मुल्क में इंतखाबात का माहौल क्या है उस पर ब्रीफिंग दी गई। तो क्या इस तरीके से आप फैसला दे चुके हैं और आपने उस फैसले पर अमल दरामद कराना है, तो बंदियाल साहब से जो रजू किया गया था, क्या वो भी कोर्ट के मामलात में अदालती ऑर्डर में रखना डालने वाला मामला मुदाखलत थी वो? और वहाँ पे तो न सिर्फ मुलाकात हुई बल्कि ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो उसकी
तस्वीर वगैरह भी जारी नहीं की गई। हाँ, बंदयाल साहब ने ओपनली जो है वो इस बात को एडमिट ज़रूर किया कि हाँ जी मुलाकात हुई थी और वो सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर जो है वो हमें ब्रीफ़ किया गया था, सारी सूरत हाल जो है वो हमसे शेयर की गई थी। और फिर सबसे अहम बात, आप बोल रहे हैं बंदयाल साहब की एक बात, वो क्या, जब 14 मई का फैसला दिया था ना, 14 मई के फैसले के ऊपर उनको कहा जा रहा था कि ये हालात हैं, आप ये ना करें, तो जब वो DGISI ने आके ब्रीफिंग दी, DGMO ने आके ब्रीफिंग दी और बाकी लोगों ने आके ब्रीफिंग दी, तो फिर जब कोर्ट में ये मामला दोबारा लगा, जब इलेक्शन कमीशन को नोटिस करके, वजारत खारजा को नोटिस करके बुलाया जा रहा था कि पैसे क्यों नहीं जारी कर रहे, तो फिर क्या कहा था जब वो हेयरिंग हुई थी, बंदयाल साहब ने जो बात आप मिस कर गए, वही ये जो ब्रीफिंग हमें चैम्बर में दी गई है, ना सिर्फ बंदयाल साहब को दी गई थी, इजाजुल हसन साहब को दी गई थी, मुनीब अख्तर साहब को दी गई थी, पूरा बेंच ये ब्रीफिंग हमें उस वक्त क्यों नहीं दी गई जब हम कोर्ट प्रोसीडिंग कर रहे थे। उन्होंने उस ब्रीफिंग को अप्रिशिएट किया। सवाल ये है जांजेब साहब, इसको डिफाइन करें आप, इस पे आप बताएं, एनालिसिस करें, क्या वो अदालती फैसले पर अमल दरामद जो होना था उसमें रखना डाला गया, उसमें मुदाखलत की गई थी, और अगर मुदाखलत थी तो फिर बंदयाल साहब ने कंटेम्प्ट की कार्रवाई उनके खिलाफ क्यों नहीं की। बंदयाल साहब तो मेरे ख्याल में काफ़ी खुश हुए होंगे उस मुलाकात के बाद, और वो काफ़ी उनको तसल्ली हुई होगी कि चलें जी अब मुलाकात हो गई है तो अब इस सिलसिले को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। और फिर वो जो 90 दिन वाली टाइम लिमिट थी उसको भी फिर उन्होंने क्रॉस किया। हमने देखा सेकंड फेज़ का जो कोर्ट प्रोसीडिंग थी इंतखाबात के मामले के ऊपर। तो अब इस मामले पे जो वापस आते हैं बाबर सत्तार साहब वाले इशू के ऊपर, पहले तो रिकॉर्डिंग हो रही है, देखो तो हो रही है। पहले तो बाबर सत्तार साहब का जो लेटर है वो पूरा लेटर जो है वो मंजरेआम पे आना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए। अब जैसे जो लोग ये कह रहे हैं, मेरा अंदाज़ा है कि शायद वो गलत कह रहे हों कि ये कोई पुराना लेटर है, तो उनकी इस बात को नफ़ी ऐसे ही की जा सकती है कि वो पूरा लेटर जो है वो पब्लिक हो जाए, उसके ऊपर सारी चीज़ें सामने आ जाएं, और फिर उसके बाद जो है मैं और आप जो है हमारे पास भी ज़रा ज़्यादा बेहतर फैक्ट्स होंगे, तो फिर उसके बाद हम आसानी से बात कर लेंगे। जान से साहब ये बताएं, अगला सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि कल की इस कंट्रोवर्सी के बाद कि बाबर सत्तार साहब का नया लेटर सामने आया है, अटॉर्नी जनरल साहब का मौक़िफ़ आया, और ये वो अटॉर्नी जनरल जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था कोर्ट में, मैं तो अमेरिका में था, ये सऊदी अरब में था, कि बाबर सत्तार के लिए मैं स्टैंड करूँगा, अगर कुछ उनके खिलाफ ऐसी मूव की गई तो मैं सबसे पहले रिज़ाइन करूँगा उनके लिए जी। तो कल के उस लेटर सामने आने के बाद, उस लेटर के ऊपर जो खबरें चली और फिर जो उसका इंप्रेशन क्रिएट हुआ, तो वो जो एक बहुत बड़ा उनका एक वोट था बाबर सत्तार साहब के हक़ में, वो कल उन्होंने कहीं खो तो नहीं दिया, क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब ने आके कह दिया, वो कह रहे थे मैं रिज़ाइन कर जाऊंगा बाबर सत्तार साहब के लिए, लेकिन कल उन्होंने वो बाबर सत्तार साहब के लेटर को निकेट कर दिया कि कोई राब्ता नहीं किया गया। तो एक वोट अपना, एक हमदर्दी वाला वोट वो खो तो नहीं बैठे बाबर सत्तार साहब वाला। देखिए आप खुल के नहीं आ रहे जांजब साहब। देखिए बात बिल्कुल सीधी सी है कि इस मामले को अब कहीं ना कहीं हल होना चाहिए। अगर आप कहें ना जी खुल के, तो फिर खुल के बात यही है कि एक फरीक हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जिन्होंने बिल्कुल क्लियरली ये कहा है जी कि एक टॉप ऑफिशियल जो हैं उन्होंने मुझसे रब्ता किया है, ठीक है। उस मामले के ऊपर फिर उस उनके की नफ़ी कर दी गई, उनके अपने हमदर्द ने नफ़ी कर दी, बिल्कुल ऐसे ही है, नफ़ी कर दी, उनके अपने वोटर ने नफ़ी कर दी। जी। तो एक दूसरे के मुतज़ाद मौक़िफ़ आ गया। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में टकरा रही हैं, ठीक है। तो अब इस इशू को रिजॉल्व कैसे करना है, ये हाई कोर्ट कैसे डिसाइड करती है, क्या इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या सुप्रीम हाई कोर्ट में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसी केस के साथ इसी केस को, इस मामले को क्लब करके क्या उस टॉप ऑफिशियल को नोटिस जारी किया जाएगा? नहीं, वो तो कल होना चाहिए था। नहीं, चलें, हो सकता है हम कह रहे हैं कि अब हो रहा है जी। अच्छा। तो क्या अब हो रहा है, उनका नाम क्या है? तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर सवालात मौजूद हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ। तो इस मामले को अब कहीं ना कहीं हल होना चाहिए, और इस पे अगर हल ना हुआ तो फिर ये इसी तरह से कंट्रोवर्सीज मज़ीद जन्म लेती तो रहेंगी, और फिर क्वेश्चन जो है उठते रहेंगे। महाजराई कहाँ पे जाएगी? ये महाजराई फिर बिटवीन हुकूमत और जुडिशरी के दरमियान जो है वो मैं ये समझता हूँ कि ये एक तरह से इस तरह की महाजराई की, तो जब महाजराई होती है जांजेब साहब, फिर किसी की बलि देनी पड़ती है, कोई कुर्बानी आती है, फिर किसकी बलि लगेगी, किसकी कुर्बानी दी जाएगी? देखें, बाज़ औक़ात बलि भी लगाई जाती है, और फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कभी कभी पूरा सिस्टम भी लपेट दिया जाता है यहाँ पे। अच्छा, तो ये भी होता है कभी कभी। अच्छा, ये बताएं एक और बात
मैंने जो इन कैमरा प्रोसीडिंग की एक और मिसाल भी दे देते हैं, आप भी बड़े पुराने हैं मेरी तरह यहाँ पे। जी जी। वो जवाद ख्वाजा साहब ने एक केस टेकअप किया था मिसिंग पर्सन वाला, कोई 27 या 29 बंदे पेश करने का कहा गया था या 35 थे। उस वक्त की हुकूमत ने वो बंदे साथ साथ करके पेश करने थे, 3 फेजेस में या 2 फेजेस में सारे पेश कर दिए गए थे, लेकिन पीछे जब 7 बज गए थे तो हुकूमत ने कहा था ये हम आपको पेश नहीं करेंगे। हुकूमत डट गई थी कि ये बंदे हम पेश नहीं कर सकते, जितने पेश करने थे हमने कर दिए। उस पर जवाद ख्वाजा ने भी कहा था कि हाँ ठीक है, उनको चैम्बर में जाके ब्रीफिंग दी गई, बताया गया क्यों नहीं पेश कर सकते। तो जवाद ख्वाजा साहब चादरें ओढ़ के यहाँ पे आए थे। नहीं, वो तो चादरें ओढ़ के वो आए थे जो पेश कर दिए गए। जी जी जी। 7 ऐसे थे जो पेश नहीं किए गए थे, उनको यहाँ लाया नहीं गया था। जवाद ख्वाजा साहब को जाके इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई थी कि ये वजूहात हैं, इनको इस वजह से नहीं हम पेश कर सकते। और उसकी रीजनिंग फिर चैम्बर में बता दी, चैम्बर में बताएंगे, चैम्बर में बता दी थी। तो जवाद ख्वाजा साहब ने वो रीजनिंग एक्सेप्ट कर ली थी। तो क्या वो अदालती मुदाखलत थी? अगर ऐसा कोई मामला था तो उन्होंने क्यों जाके इन कैमरा ब्रीफिंग ली और बात मानी उन्होंने? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। और फिर सबसे अहम बात कि जो ये इवेंट बताया जा रहा है, इसी मामले के ऊपर जो 6 जजों वाला जो ख़त है उसके भी जो वाक़यात गिनवाए गए हैं, उसमें भी हमने देखा कि कहीं पे कोई प्रोसीडिंग जो है वो हाई कोर्ट की जानिब से खुद से पहले इनिशिएट नहीं की गई थी। जैसे बेडरूमों के ऊपर कहा गया जी बेडरूमों में कैमरे लगाए गए हैं, खामोशी रही, उमरता बंदियाल। अब कार्रवाई शुरू हुई तो क्रेडिट किसको जाता है? अब अगर कंटेम्प्ट की कार्रवाई वहाँ पे शुरू हुई तो किसको क्रेडिट जाता है? चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की सरबराही में जो बेंच केस को सुन रहा है, ये उनको ये क्रेडिट जाता है। और उसकी वजह ये है कि उन्होंने बताया है कि भाई आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग कर सकते हैं, आपके पास उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया और भी कुछ बताया, वो भी आप बताएं। इख्तियार हासिल है आपको, आप इसको प्रोसीड करें आगे चल के और इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग को आगे चलाएं। उन्होंने तो ये भी कहा कि ना आप कंटेम्प्ट, ना सिर्फ आप कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग कर सकते हैं, आप फौजदारी कार्रवाई भी कर सकते हैं। और एक जज जो होता है, चाहे वो सिविल जज हो, लोअर कोर्ट का भी जज हो, उसके पास बहुत सारी प्रोटेक्शन है। ब्यूरोक्रेट को तो आप नौकरी से ऐसे ऑर्डर के साथ बरतरफ कर सकते हैं। और अगर जज को यहाँ पे अगर जज को हटाना है तो वो हमारे पास आएगा और हम ही हटा सकते हैं और हम ही बैठे हुए हैं। वो मुदाखलत अगर किसी ने की वो नहीं हटा सकता जज को। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये आइन ने एक पूरी प्रोटेक्शन दी हुई है। तो क्रेडिट किसको जाता है इस रियलाइजेशन का? काजी फायद ईसा साहब की, इस बेंच को जो इस केस को चला रहा है और जिस अंदाज में इसकी प्रोसीडिंग चलाई जा रही है। अब बेशक जितनी कुछ लोग हैं जो इसके ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इस अदालती कार्रवाई से जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, कम से कम एक असूल तय होना जा रहा है। वो असूल जो उमरता बंदियाल साहब तय करने में नाकाम रहे, वो असूल अब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब तय कर रहे हैं कि अगर ज़िले अदलिया के साथ या मातहत अदलिया के जज के साथ अगर कोई इस तरह का मुदाखलत का वाक़या होता है तो वो किस तरह से रिपोर्ट करेगा। हाई कोर्ट के जज के साथ अगर कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है तो वो अपने चीफ जस्टिस को रिपोर्ट करेगा। टाइम ड्यूरेशन क्या होगा? चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के साथ आता है वो सुप्रीम कोर्ट को कैसे करेगा? सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ अगर कोई इस तरह का इवेंट आता है तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कैसे रिपोर्ट करेगा? तो ये एक मेकानिज़म पाकिस्तान के जुडिशल हिस्ट्री में पहली मरतबा अगर ये बन जाता है तो ये भी जो सो मोटो दिया गया है, ये इसी अदालती फ़ैसले की वजह से ही ये असूल तय होगा। जानब साहब, वक्त ज़्यादा हो गया, इजाज़त लेके प्रोग्राम को का अख्ताम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जाते जाते एक जो हैरानी की बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठ के बेंच में हाई कोर्ट के जजेस को, लोअर जुडिशरी के जजेस को कानून और आइन पढ़ाएंगे जो ऑलरेडी आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं। ये आपका अख्तियार क्या है? वो जो ऑलरेडी कानून जानते भी हैं, फैसले भी कर रहे हैं, ऐसे ही। नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।